नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास मैराथन चलेगी जिसमें यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें सीडीपी के 50 प्रश्न शामिल कर लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही कम ही प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर कवर किया जाएगा मैराथन के। यहाँ पे कुछ नोट्स भी बनाए गए हैं, तो आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। हर प्रश्न के बाद एक व्याख्या रखा गया है जो कि आप लोगों के डाउट को क्लियर करेंगे। उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। बहुत ही फास्ट तरीके से आज की क्लास चलेगी, जिसमें से आप लोगों को 50 प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, आप लोगों को यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे सही करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा है, लेकिन बता दें हर एक प्रश्न को आप लोग बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या करा है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखिए पियाजे की बात किया है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, यौन विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से पहले का आंसर दीजिए। जी, पहले का आंसर बहुत ही कमेंट फास्ट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने अपने ग्रुपों में कर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास नाम चोम्स्की महोदय जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है, नाम चोम्स्की। और सामाजिक संस्था कोहल वर्ग जाने जाते हैं। और यौन जो है यहाँ पे जीन पियाजे नहीं, यहाँ पे वाइगोस्की से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जीन पियाजे से पूछा है, तो जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या इसका देख लेते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आका गया, जिन्होंने बालकों के चिंतन तर्कड़ा के विकास के जैविक तथा रचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि देखिए बताया कि अनुकूलन यहाँ पे साम्य धारण संरक्षण और यहाँ पे संज्ञानात्मक संरक्षण भी का भी इन्होंने अध्ययन किया कि बालक किस प्रकार से समाज में रह के किस प्रकार से अनुकूल यानी उसके परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं, संरक्षण यानी बचाते हैं, किस प्रकार से अपने को संज्ञानात्मक विकास के साथ जोड़ते हैं। तो राइट आंसर तीसरे के साथ गया था। दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला करा है कि क्षैतिज अंतरण कहते हैं, दूसरा करा है ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, तीसरा करा है द्विपार्श्विक अंतरण, चौथा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई कार्य आप कर रहे हैं, कोई कार्य इस हाथ से कर रहे हैं और दूसरे हाथ को दिया गया वही कार्य दूसरे हाथ से आप कर रहे हैं, ठीक है, अंतरण यानी दूसरे भाग में हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज कहा जाता है, ऊर्ध्व कहा जाता है, द्विपार्श्विक कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, द्विपार्श्विक यानी एक कार्य को दिया गया कार्य, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो यानी एक कार्य को दिया गया दूसरा कार्य स्वतः ही सीख लेता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे द्विपार्श्विक कहा जाता है। चलिए व्याख्या की ओर देख लेते हैं। देखिए व्याख्या हमारा ये करा है कि द्विपार्श्विक अंतरण का व्यास शिक्षा मानव शरीर के समान पार्श्व, यहाँ पे करा है कि पार्श्वीय भाग है, यानी बायां हाथ बायां तथा दायां एक शरीर के दो अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखे गए बाएं अंग, ठीक है। यहाँ पे करा है कि दाएं अंग से दाएं अंग में लिखे गए कौशल के अंतरण स्वतः भी बाएं हाथों में हो जाता है। मतलब ये है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं एक हाथ से, तो स्वतः ही उसमें चोट लग जाती है, तो स्वतः ही दूसरा हाथ वो कार्य करने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या करा है कि दिए हुए प्रतांकों के समूह में जो प्रतांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि मध्यमान, दूसरा बहुलक, तीसरा मध्यांक, चौथा करा है कि मानक विचलन। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा, जी कह रहा है कि कोई संख्या, ठीक है, कोई दिया गया प्रतांक समूह में जो प्रतांक बहुधा यानी बहुधा में से अधिक बार आता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पे बहुलक कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। एकदम लाइक कर दीजिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है, बहुलक या बहुलक सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, जिसमें बाद यहाँ पे करा है कि माध्य मधिका व बहुलक भी आता है। प्रतांकों में जिस प्रतांक की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे बहुलक कहा जाता है। और बता दें कि ये प्रश्न आप लोगों के सी टेट में आ चुके हैं, ठीक है, सी टेट में आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न करा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, स्किनर ने किया था, पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने कहा था या फिर कोहलर ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है। तो आज की संख्या जो है प्रश्नों की यहाँ पे 50 है, जिसमें से 40 आप लोगों का टारगेट है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा
चौथे का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंध यहाँ पे किसने किया था? स्किनर ने दिया था। चलिए देख लेते हैं इनकी व्याख्या क्या है कि स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था जिसमें सीखने का सिद्धांत था। इसी प्रकार पावलाव और यहाँ पे क्लासिकोस अनुबंधन सिद्धांत दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत का दिया था और पावलाव ने क्लासिकल अनुबंधन का दिया था कुत्ते पर, थर्नडाइक ने पर्याय एवं त्रुटि का दिया था बिल्ली पर, और कोहलर ने किस पे दिया था? सूज का सिद्धांत दिया था। तो यहीं से आप बना सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्किनर किसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए इन्होंने किस पे दिया था? चूहे पे दिया था। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि पावलाव ने किस पे दिया था? क्लासिकल अनुबंधन का दिया था कुत्ते पे दिया था। और थर्नडाइक ने किस पे दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का बिल्ली पे। और यहाँ पे कोहलर ने किस पे दिया था? सूज का सिद्धांत दिया था बंदरों पे। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या करा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? पहला करा है कि व्यवहार से, दूसरा सामाजिक से, तीसरा विकास से, चौथा करा है कि विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी? पांचवें का राइट आंसर करंट बताइए, एकदम राइट आंसर बताइए इसका। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा पांचवें का हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के साथ जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या देखिए ये करा कि व्याख्या यह कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 1971 में दिया गया था। याद रखिएगा, अगर 1971 दिया है ऑप्शन में तब भी आप सही कर सकते हैं, अगर 1969 दिया है तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों दिया है तो आप मार सकते हैं, यहाँ पे ए बी दोनों नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1971 जहाँ पे रहेगा वहाँ पर 1969 भी दिया रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था, दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न, छठे प्रश्न पे। देखिए छठवां हमारा यह प्रश्न करा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय तो स्टर ने दिया था, बीने ने दिया था, टर्मन ने दिया था, या फिर करा के सीरियल बल्ट ने दिया था। तो छठे का राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा जी? छठे का राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए। देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय यानी बालक किस प्रकार से सीखते हैं, उनकी मानसिक स्तर कितनी है, वो कितने सीख सकते हैं, उन सभी पे किसने अपना मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बीने के साथ जाएगा। बीने ने बुद्धि मापन परीक्षण का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बीने के साथ जाएगा। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग और लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा इसका व्याख्या करा कि मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि के मापन में यहाँ पे मनोवैज्ञानिक ने अधिक किया है। इसका संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से यहाँ पे करा तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु बुद्धि लब्धि होती है जो बुद्धि लब्धि मानसिक 100 से तैथिक, यानी कोई भी कार्य करने से पहले आपका जो मानसिक स्तर का नापा जाएगा वो स्तर 100 से नापा जाएगा। ठीक है, 100 से ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आप कितने स्तर तक पहुंचे हैं। तो आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए सीखने का नियम क्या नहीं है, क्या सीखने का नियम नहीं? पहले करा यहाँ पे तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका। देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे तनाव की स्थिति में आप क्या होते हैं कि आप जैसे क्या आते हैं मानसिक तनाव यानी मानसिक तड़कड़ा में चले जाते हैं, यानी आप चिंतन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तत्परता के यानी आप सीखने के लिए क्या है? रुझारू है। क्या है? रुझारू है। ठीक है, उसे सीखने के लिए। और यहाँ पे प्रभाव यानी किसी के द्वारा आप पे प्रभाव पड़ना कि आप किस प्रकार से उसको देखकर सीख रहे हैं। अभ्यास का नियम बार बार रिपीट यानी प्रयास और त्रुटि कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, गलत हो रही है फिर कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, तनाव का नियम। तनाव का नियम ही आपका एक ऐसा नियम है जिसमें आप ठीक से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है तनाव का नियम, यह 3 तत्परता नियम का प्रभाव और यहाँ पे अभ्यास नियम अधिगम के लिए हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम से दिया, यानी मुख्य नियम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां क्या कर रहा है और सभी लोग इसका आंसर कमेंट फास्ट में करिए। यहाँ पे देखिए कर रहा है कि संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। किस पे किया था? कुत्ते पे किया था, बिल्ली पे किया था, बंदर पे किया था, चूहे पे किया था। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा आठवें का जी? यहाँ पे पूछा है किसका है? पावलोव का पूछा है। ऊपर ही आप लोगों को बताया गया है कि किसने किस पे किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे नौवें का, यहाँ पे आठवें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके पे जाएगा? यहाँ पे कुत्ते पे दिया था। चलिए इनके बारे में विशेषता थोड़ी सी है, इसको जान लेते हैं। कुत्ते पर पावलोव द्वारा अधिगम के यहाँ पे क्लासिकल अनुबंधन का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने द्वारा और चूहे पर स्किनर ने किया था। बंदर पे कोहलर ने और कोपका ने किया था। याद रखिएगा अगर बंदर पे पूछेगा तो कोहलर एवं कोपका दोनों ने किया था बंदर पे मिलकर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे गया था पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे कह रहा है कि कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव व वुडवर्थ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? सूझ द्वारा यानी क्या है कि तुरंत ही आपको आ जाना ज्ञान। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
पहला करा है कोहलर, दूसरा थंडाइक, तीसरा करा है पावला, चौथा करा है कि वुडवर्थ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 9वें का? जी 9वें का राइट आंसर करेक्ट जाएगा। जितने लोगों का 9वें का पहले एकदम कोहलर एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी व्याख्या है कि कोहलर द्वारा, यहाँ पे करा है कि कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को महोदय ने यहाँ पे कोहलर महोदय ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास या प्रशिक्षण नहीं, वस्तु अचानक आई सूझ से होता है, यानी अचानक ही आपको सूझ आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने बंदर पर इन सिद्धांतों का प्रयोग किया था। किस पे किया था? बंदर पे किया था। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां कह रहा है कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है? सीटेट में आ चुका है, याद रखिएगा सीटेट में आ चुका है ये प्रश्न। और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का आता है। संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 10वें का? जी राइट आंसर क्या जाएगा? किसी कार्य को जारी रखना, प्रारंभ रखना, नियमित करना, ये प्रक्रिया के अंतर्गत है। संवेदना, संवेदना में से होता है व्यक्त करना। ठीक है, व्यक्त करना तो दूसरे के द्वारा होता है। क्या होता है? दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा आता है आपको संवेदना देना कि हाँ ठीक कर रहे हो। और यहाँ पे कह रहा है कि नियमित जारी प्रारंभ करना, ये प्रेरणा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रेरणा। प्रेरणा आपकी क्या होती है? मनोदशा होती है जो रुचि पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? रुचि पर। सीखना क्या होता है? अधिगम से संबंधित है। प्रत्यक्षीकरण यानी देखना। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ गया था, प्रेरणा के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने का नियमित अनुक्रिया है। ये गुड के अनुसार है। किसने दिया था? गुड ने दिया था, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, यहाँ 11वें प्रश्न देख लेते हैं। 11 का क्या कह रहा है? 11 का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है यहाँ पे कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या है, यानी भूलने का। विस्मृति क्या होता है आपका? कह सकते हैं कि भूलना। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? तो भूलना। तो क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे कह रहा है कि सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे कम करने की बात किया है, याद रखिएगा, यानी आप भूल ना सके इसके लिए क्या करना चाहिए? सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, देखिए त्रुटिपूर्ण विधि यानी कौन सी त्रुटि है उसकी गलतियों पे नहीं, इसका राइट आंसर जाएगा पुनरावृत्ति के साथ जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, उतना ही क्या होगा? आप भूलने का क्रम जो है उसे आपके मस्तिष्क से चला जाएगा और आप क्या करेंगे? अच्छे से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। और कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, क्योंकि आज के प्रश्न जो है लंबे भी चलेंगे, क्योंकि 50 प्रश्न रखे गए हैं। व्याख्या इसकी ये कि पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष है। यहाँ पे गेलार्ड ने कहा है कि 1963 में विस्मृति को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है। 12 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रोध एवं भय प्रकार है किसके? ये प्रश्न आ चुका है, टेट में आ चुका है, सभी स्टेट के टेट में भी आ चुका है और सी टेट में भी आ चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। संवेग होगा, अभिप्रेरणा होगा, संवेग होगा। जी राइट आंसर क्या होगा? संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना, मूल प्रवृत्तियां। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 12 का? जी 12 का राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 12 का हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? संवेग के साथ जाएगा। ठीक है, आगे इसका व्याख्या उसको देख लेते हैं। संवेग, क्रोध। देखिए संवेग जो होता है क्रोध एवं भय संवेग के प्रकार है। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार के 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रक्रियाएं हैं। ये हृदय की गति से परिवर्तित, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों के परिवर्तन हो जाता है। मतलब संवेग क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि संवेग में अगर आप क्रोधित हैं तो आपकी क्या होती है कि आप जैसे लगता है कि चेहरे पर लाली आ जाती है, और क्या होता है कि आप गुस्से में नजर आते हैं। तो यही संवेग होता है, यानी आप अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं अपने मनोभाव को। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। देखिए इस बार एक बार फिर कहेंगे कि जो लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें। लाइक तो कर दीजिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पर क्या रहा है 13 का ये कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है, सीखना कहलाता है, कल्पना कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका 13 का। जी अनुकरण कराएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? अनुकरण, यानी आप दूसरे को देख कर सीख रहे हैं तो उसका नकल कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। ठीक है, अनुकरण या नकल द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार में नकल का परिवर्तन करते हैं, तो वही हुआ दूसरे की नकल करना। अब यहाँ पे 14 प्रश्न पे देख लेते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहलाता है? सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण, और यहाँ पे करा है कि प्रशिक्षण स्थानांतरण, चौथा करा है कि सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा?
देखिए कोई भी कार्य अनुभव जो बालक के व्यवहार के द्वारा क्या होता है कि सीखा गया ज्ञान दूसरे सीखे हुए ज्ञान में सहायता प्रदान करता है, तो वो क्या होगा कि सकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन, जैसे क्या होता है कि पहले के सीखी हुई ज्ञानों को आप इस समय प्रयोग करके उसे सॉल्व करते हैं कोई प्रश्न को, तो वो क्या होता है आपका सकारात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं 15 का क्या करा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं। असफलता की बात किया है कि आप भूल जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे स्मृति कहा जाता है, कल्पना कहा जाता है, विस्मृति कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, आप सीखी हुई बातों को याद नहीं कर पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे कल्पना जो होगा तर्क पे आधारित होगा, आप सोचेंगे। स्मृति जो होगा भंडारण होगा, क्या होगा, भंडारण, भंडार होगा। और यहाँ पे ध्यान जो होता है यहाँ पे केंद्रित करना होता है, क्या होता है, केंद्रित। और यहाँ विस्मृति भूल जाना, भूल जाना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं। 16 का हमारा क्या करा है कि यहाँ पे देखिए 16 का हमारा ये करा है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक माना जाता है। क्या माना जाता है, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। जी, सामान्य बुद्धि बालक के अंतर्गत आएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे सामान्य बुद्धि टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें मानसिक और शैक्षिक तैच्छिक आयु द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु की 100 तैच्छिक यानी 100% से ही मापी जाती है कि बालक कितनी है। ठीक है, अगर 100 से 90 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि बालक है। यहाँ पे बात करेंगे 17% पे। 17 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17 कह रहा है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, यानी जो हाल है, ठीक है, एविंगस हाल जो है वो किसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका को, बुद्धि के यहाँ पे प्रकृति की। तीसरा करा है कि मूल्यों का विकास। चौथा करा है कि किशोरों का मनोविज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट करिए इसका। जी, यहाँ पे किशोरों के मनोविज्ञान, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का एकदम राइट आंसर है कमेंट फास्ट करिए, क्योंकि क्लास आज लंबी चलने वाली है। यहाँ पे किशोरों का मनोवैज्ञानिक हाल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले 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 अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हाल के अनुसार किशोरावस्था आधी तूफान की अवस्था होती है, ये तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। किसने कहा है, हाल ने कहा है, याद रखिएगा, तनाव एवं तूफान की अवस्था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। तो पहला करा कि हाल ने, यहाँ पे करा है कमेनियस ने, हार्विंगबर्थ ने, यहाँ पे फ्राइड ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट इसका करिए, फास्ट कमेंट करिए। 18वें का जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे जाएगा फ्राइड ने दिया है, ना हाल ने दिया है, ना कमेनियस ने दिया है, ना हार्विंगबर्थ ने दिया है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हार्ट के साथ जाएगा। एकदम फास्ट एकदम कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। ये पीडीएफ आप लोगों को कुछ दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है। तो पहला करा है सिगमंड फ्राइड ने, यहाँ पे डब्ल्यू बुंट ने, पावलाव ने, वाटसन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 19 का। जी एकदम करेक्ट राइट आंसर जाएगा, डब्ल्यू बुंट के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर डब्ल्यू बुंट के साथ जाएगा। एकदम कमेंट फास्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कब स्थापित किया था इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया था 1979 में, 79 में जर्मनी में किया था, ठीक है। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष संवेदना ददाते एवं यानी दया और संवेग, ठीक है, ऐसे प्रमुख मानसिक क्रियाओं को यहाँ पे अध्ययन मत किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी पर आधारशिला किसने रखी थी। यहाँ पे कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। मैक्स वर्दिमन ने रखी थी, फ्रांज बेंटोलो ने रखी थी, एडलर, यहाँ पे कह रहा है एडलर रूबिन ने रखा था, या फिर कर्ट लेविन ने रखा था। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा जी। 20वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा वर्दिमन ने किया था। किसने किया था, मैक्स वर्दिमन ने किया था। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा से है, अधिगम से है, स्मृति से है, या फिर सृजनात्मकता से है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। 21 का राइट आंसर हमारा क्या होगा जी। एकदम राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे स्मृति होगा। राइट आंसर स्मृति के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे देखते हैं। 22 का क्या करा है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग से सिद्धांत है। तो ये देखिए आप लोग प्रश्न कर चुके हैं 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने क्लास में किया था। तो संरचनावादी से जाएगा, व्यवहारवादी से जाएगा, मनोविज्ञान विश्लेषक से जाएगा, या फिर गेस्टाल्टवादी से जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे 22 का क्या जाएगा जी। इसका राइट आंसर संरचनावादी से जाएगा। एकदम राइट आंसर होगा। कमेंट फास्ट करिए, जितने लोगों का कमेंट एकदम आ रहा है एकदम फास्ट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे देखते हैं। 23 का क्या करा है, बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने मापन हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, या फिर अभिक्षमता। जी राइट आंसर यहाँ पे 23 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर।
जी बैटरी, बैटरी भाटिया, भाटिया प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे, किस पे है, बुद्धि पे है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ये इसका व्याख्या तो देख ही लेते हैं, ठीक है। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। ये एक शाब्दिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मैंने पूछ कर आप उसका बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पे, देखते हैं 24 का क्या करा है कि अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। तो पहला करा है यहाँ पे थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, हॉल ने दिया है, स्किनर ने दिया है, वाटसन ने दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग जी। एकदम राइट आंसर इसका जाएगा आप लोग 24 का एकदम जाएगा, स्किनर के साथ जाएगा, ठीक है, स्किनर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे, देखते हैं 25 का क्या करा है। देखिए 25 का भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि व्यवहार, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, करा व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन को जो कि यहाँ पे करा कि प्रचलित अभ्यास के परिणाम हो सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए करा है हमारा अभिप्रेरणा, अधिगम, विस्मृति और अभिवृत्ति, और यहाँ पे करा है कि अभिक्षमता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 25वें का राइट आंसर जी। एकदम राइट आंसर जाएगा, अधिगम के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर अधिगम के साथ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, कमेंट फास्ट करिए, ठीक है। आगे करते हैं, आगे देख लेते हैं अपना जो प्रश्न है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो पहला यहाँ पे देखिए करा है कि समूह कारक, पर यहाँ पे करा है प्रतिदर्शिक, और यहाँ पे करा है गिलफोर्ड का सिद्धांत, और यहाँ पे चौथा करा है कि फ्लूइड तथा विस्टरलाइजेस का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा जी। एकदम फास्ट कमेंट करिए, जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसी तरीके से एकदम स्पीड बढ़ाई रखिए। और यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 26 का हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा गिलफोर्ड, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा गिलफोर्ड के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गिलफोर्ड ने, देखिए गिलफोर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड ने 1907 में विचार तथा बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में संगठित किया था। तीनों बीमारियों का नाम क्या है, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे गिलफोर्ड का तीनों बीमारी कौन कौन सी, पहला सक्रियता, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पादन है। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे, देखते हैं 27 का क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 27 के ये करा कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर क्या जाएगा, 100 जाएगा, 80 जाएगा, यहाँ पे 100 जाएगा, 80 जाएगा, 110 जाएगा, 125 जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष है, क्या है 8 वर्ष है, ठीक है। सुधीर, उसकी मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है। गुणे 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, जल्दी बताइए। 8 वर्ष 100 वर्ष 80 वर्ष, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, 80 होगा, 110 होगा या फिर 25 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा इसका 27 का जी। राइट आंसर जाएगा 125, किसके साथ जाएगा, 125 जाएगा। इसको काट दीजिएगा 10 में 100, ठीक है। यहाँ पे 4 दूना 8 कर दीजिएगा और 5 दूना 10 कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा 15 50 आर और 25 25 125। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 125, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि हाइपोटोलसिक सिद्धांत, दूसरा करा है जेम्स लैंगिक सिद्धांत, चौथा करा है कि सव्रियता सिद्धांत, चौथा करा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या, संवेग का कौन सा सिद्धांत विचार को मानता देता है, संवेग को कौन सा यहाँ पे सिद्धांत जो है विचारों को मानता देता है। तो पहला राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा एकदम करेक्ट आपका आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, जेम्स लैंगिक सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके विचार क्या है उसको देख लेते हैं। जेम्स लैंगिक सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार, यानी कहने का मतलब ये कि संवेगात्मक जो होता, संवेग जो होता है आपके व्यवहारों पर निरूपित करता है। मतलब आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और उससे भयभीत नहीं हो रहे हैं तो ये आपके संवेग के अनुरूप जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी इच्छा, देखिए क्या करा है कि किसी यहाँ पे करा है कि जी, कह रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेग तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है, कुंठा कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, चिंता या फिर तनाव। मतलब ये है कि कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें रुकावट हो रहा है, ये तो आपके मानसिक में जो तनाव उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, कुंठा होगा। कुंठा मतलब रुक जाना, द्वंद्व में से झगड़ा यानी चलते रहना, कि मंथन, द्वंद्व में से कह सकते हैं मंथन यानी कौन सा कार्य कैसे होगा, चिंता यानी विचार करना, तनाव यानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सभी एकदम एक टू एक राइट लग रहे हैं। तो लेकिन 29 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, कुंठा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे कुंठा, रुकावट हो जाना, रुक जाना, रुकावट पड़ जाना, उत्पन्न हो जाना, तो क्या कहलाता है, कुंठा, यानी उससे आगे नहीं बढ़ना, वो कुंठा से संबंधित होगा। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि कोहलबर्ग सिद्धांत में निम्नलिखित में से विकास के संबंधित है कौन सा? कोहलबर्ग के सिद्धांत में विकास से संबंधित क्या है? सामाजिक विकास है, भाषा विकास है, नैतिक या फिर शारीरिक? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 30वें का हमारा एकदम राइट आंसर जाएगा नैतिक विकास। आप लोगों ने ऊपर ही किया था, एकदम राइट आंसर भूलिए मत, एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। जिससे एक साथ जाएगा। और इसी पे एक बार लाइक ठोक दीजिए, सभी लोग लाइक ठोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 31वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? पहला करा है कि संज्ञानात्मक, दूसरा करा है कि व्यवहारात्मक, तीसरा करा है कि मनोविश्लेषणात्मक और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। देखिए राइट आंसर यहाँ पे 31 का क्या जाएगा? 31वें प्रश्न पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा व्यवहार का सिद्धांत। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे थॉर्नडाइक का व्यवहार के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? व्यवहार सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे, अतः इन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल किया है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका प्रयोग बिल्ली पे किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32वें प्रश्न पे देखिए 32 का क्या करा है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? यानी जो सीखना आपका क्रम है वो किसके सूचक है? पहला करा सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के प्रगति का सूचक, तीसरा करा है सीखने में गत्यात्मक रूप का यहाँ पे सूचक, और चौथा करा है कि सीखने में रचनात्मक। तो रचनात्मक, मौलिकता, प्रगति और गत्यात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। 32 का हमारा 32 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं और आगे क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 33वें प्रश्न पे देखते हैं। 33 का क्या करा है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? पहला करा है कि यहाँ पे डालर्ड ने दिया था, डालर्ड एवं मिरर ने दिया था। अभी मिरर परीक्षा से भी आपके प्रश्न एक आएंगे। तो यहाँ पे करा है कि डालर्ड एवं मिरर ने दिया था, बंडूरा वाल्टर ने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था, फिर ह्यूंग ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी एकदम एकदम अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। इसका राइट आंसर जाएगा बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। राइट आंसर इसका होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? देखिए मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके लिए होता है? इसका उदाहरण विस्तृत रूप से रखा गया है। पहले इसको आप लोग सही करिए। बुद्धि के लिए होता है, व्यक्तित्व के लिए होता है, अधिगम के लिए होता है, या फिर यहाँ पे नैतिकता के लिए होता है? तो 34 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी एकदम अधिगम के लिए होता है मिरर परीक्षण। ठीक है, आइए देख लेते हैं व्याख्या इसके। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दर्पण परीक्षण, निशान परीक्षण या फिर दर्पण आत्म पहचान परीक्षण 1970 में मनोवैज्ञानिक यहाँ पे गालोड जी गैल्पस यहाँ पे गैलप जूनियर द्वारा विकसित किया गया था। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया गया था कि क्या किसी गैर मानव प्राणी के आत्म पहचान की योग्यता। जैसे क्या होता है कि ये जब युद्ध स्तर पे होता था तब उस समय किया जाता था इसका प्रयोग। उसमें क्या किया जाता था? आपको कुछ कोडवर्ड दिया जाता था और आपको चिन्ह या फिर निशाने के द्वारा आगे बढ़ना था। तो पेड़ों पे ये लोग निशान लगा देते थे और उसी की वो ऐसा ही हूबहू लगाते थे ये उसमें। और या फिर करते थे, जानवरों के सबसे पहले प्रयोग किया गया था। एक मिरर के सामने एक जानवर को रखा जाता था और उसमें देखा जाता था कि ये इसकी बौद्धिक क्षमता कितनी अधिक है, कि वो अपने आप को पहचान पाता है या फिर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्तियों का एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। क्या है? कि माध्यिका है, प्रसार है, औसत विचलन है, मानक विचलन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट करिए। 35 का जी एकदम राइट आंसर माध्यिका के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट जाएगा माध्यिका के साथ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न पे देखते हैं। 36 का क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन से शेष से भिन्न है? यानी कौन शेष से भिन्न है? 16 PF TAT और यह करा है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, और यहाँ पे करा है ड्राई एमन टेस्ट। इसका भी उदाहरण आप लोगों के नीचे रखा गया है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर दीजिए। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे 36 का, ये जाएगा पहले एक साथ जाएगा। किसके? 16 PF। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कि 16 PF अन्य विकल्प TET क्लाउड पिक्चर के ड्राइंग एवं टेस्ट तीनों परीक्षणों से तकनीकी है, जो कि यहाँ पे, जबकि 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, जो कि यहाँ पे प्रक्षेपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 37वें प्रश्न पे देखते हैं। 37 का क्या करा है? कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। कौन थे? तो पहला यहाँ पे करा है कि यहाँ पे करा है कि हैविंगस्टन थे, और यहाँ पे लिविंग थे, जिन पियाजे थे, हाल थे। तो राइट आंसर यहाँ पे किया जाएगा इसका। जल्दी से कमेंट करिए इसका 37 का। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पे। 38 का देख लेते हैं। 38 का क्या करा है? 38 का ये करा है सृजनशीलता की पहचान हेतु
किसने सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण निर्माण किया था? किसने किया था? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि टेरोरेंस ने दिया था, मेरीफील्ड ने दिया था, कोलब्रुक ने दिया था या फिर केंट ने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे 38 का क्या जाएगा? देखिए 38 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे टोरेंस के साथ जाएगा। एकदम कमेंट फास्ट करिए और सभी लोगों का उत्तर एकदम राइट आंसर आ रहा है। कब किया था इन्होंने? 1971 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न पे। बस 10 प्रश्न और रह गए हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्कोर काउंट करते चलना है कि अब तक आप लोगों ने कितना प्रश्न कर लिया है। यहाँ पे करा अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक है, क्या है? प्रभाव का है, मूल प्रवृत्तियों का है, समानता का है या फिर करा है कि साहचर्य का। ये थर्नडाइक का नियम है, याद रखिएगा। एक मूल है, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां, सॉरी यहाँ पे एक मुख्य है। क्या है? एक मुख्य है, ठीक है, क्या है? मुख्य है और एक गौड़ है। क्या है? गौड़ है। तो इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से यहाँ पे बताइए 39 का राइट आंसर। जी एकदम राइट आंसर, प्रभाव का नियम एकदम मुख्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्राथमिक मतलब मुख्य, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रभाव का नियम अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थर्नडाइक के दिए गए थे, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पे। देखते हैं 40 का क्या कर रहा है। निम्न में से किसने अन्वेषण में होता है खोज, ऊर्ध्व उपागम की उपयोगिता किया था? तो पहला करा है कि प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, केस मतलब होता है स्टडी अध्ययन, ठीक है, सर्वेक्षण, अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दर्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी राइट आंसर इसका क्या जाएगा? जल्दी से जी, केस अध्ययन, स्टडी मतलब क्या होता है कि अब बालक के बारे में आप क्या करते हैं? खोजबीन करते हैं कि आखिर उसकी व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जी यहाँ पे देखिए 41वां हमारा क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व भी करते जा रहे हैं। यहाँ पे करा है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने के लिए निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला करा स्मृति, चिंतन, अधिगम स्तरण और यहाँ पे करा है कि बौद्धिक स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 41 का, जल्दी से कमेंट करिए। जी अधिगम अंतरण भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरण हो जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 42वें प्रश्न पे देखते हैं 42 का क्या करा है कि जी वाल्सन के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। क्या होता है? कि उद्भाषण होता है, उद्भवन होता है, मूल्यांकन होता है या फिर यहाँ पे करा है कि उपक्रम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट फास्ट करिए इसका। जी 42 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जी एकदम राइट आंसर जाएगा, उपक्रम होता है, सबसे श्रेष्ठ में होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे उपक्रम। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के प्रथम उपक्रम, दूसरा उद्भव, तीसरा उद्भाषण और चौथा मूल्यांकन, यानी चौथा लास्ट में जाएगा, मूल्यांकन के साथ जाएगा। अब 43 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? हेगाल्टी ने दिया था, पावलोव ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, रास ने दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? और एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक सभी लोग ठोक दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग दे रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा 43 का यहाँ पे हमारा थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य नियम और गौड़ नियम के 1900 यहाँ पे 1898 में दिया था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जी गुणों एवं गतिशील संगठन हैं जो पर्यावरण में उनके यहाँ पे कराए अपूर्व समायोजन के निर्धारित करते हैं, उत्तम परिभाषा देने वाले हैं। कौन से? पर्यावरण के सबसे अधिक संगठन वाले और सबसे उचित परिभाषा देने वाले कौन से हैं? तो पहला कराए फ्रायड, दूसरा कराए मन, तीसरा अल्पोर्ट, चौथा कराए कि डेसिल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए। जी राइट आंसर इसका दीजिए, जल्दी से इसका कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है, किसके द्वारा? तो राइट आंसर 44 का क्या जाएगा? एकदम राइट आंसर जाएगा, अल्पोर्ट के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न पे देखते हैं 45 का क्या कर रहा है। देखिए 45 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 45 का ये करा कि सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन किससे आधारित है? पहला करा है नकारात्मक पुनर्वरण, दूसरा करा सकारात्मक, तीसरा विलंबित, चौथा करा है कि पुनर्वरण की निष्क्रियता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से इसका कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए इसका, देखते हैं कितने लोगों का इसका सही आता है आंसर। जी राइट आंसर एकदम कमेंट फास्ट करिए 45 का, एकदम राइट आंसर नकारात्मक। अगर सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रहा है, पलायन हो रहा है, बच्चे भाग जा रहे हैं विद्यालय से, तो नकारात्मक पुनर्वरण के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 46वें प्रश्न पे देखते हैं 46 का क्या करा है। 46 का ये करा है कि भाषा, यहाँ पे करा है भाषा वह घटक है जो ध्वनि को गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, जो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे समझिए क्या करा है, ध्वनि क्या है? आपका स्वर है, ठीक है। अनुक्रमक कह रहा है कि संचालन भेजने के लिए क्या करा है कि एक माध्यम है, मध्यम को आप क्या कर सकते हैं? विज्ञान के उपक्रम रख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, स्वर विज्ञान। यहाँ पे देखिए भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन में उसकी रचना में संबंधित नियम का चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न पे।
देखिए 47 का प्रश्न क्या कर रहा है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम है, आयाम नहीं है, क्या है? पुनः स्मरण, धारण, पहचान, तर्क करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? वुडवर्थ के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पे 47 का क्या जाएगा जी? तर्क करना। तर्क करना हमारा नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, तर्क करना स्मरण से या स्मरण से, देखिए यहाँ पे इसकी पहचान भी दिया गया है। तर्क करना स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों को पाठ को चेतना में लाने होते हैं। स्मरण की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन कौन से 4 हैं। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है सीखना, यहाँ पे चारण, यहाँ पे धारण करना, यहाँ पे धारण होगा, धारण करना, प्रत्याहार करना, पहचान करना। ये राइट आंसर आपका गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न पे, जो कि इसके बाद 2 प्रश्न और रखे गए हैं। TAT द्वारा बनाया गया क्या है? अल्पोर्ट किसकी, अल्पोर्ट के द्वारा बनाया गया है, रोर्सक के द्वारा, मास्लो के द्वारा या फिर मरे के द्वारा। तो TAT परीक्षण जो है आप लोग कई बार बता चुका है हमने कि यहाँ पे मरे के साथ जाएंगे, राइट आंसर जाएगा मरे के साथ जाएगा TAT परीक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न पे, देखते हैं 49 का क्या करा है। 49 का बहुत ही अच्छा है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, यानी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना, वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, संवेग, कुंठा या फिर यहाँ पे करा आक्रामकता होता है, यहाँ पे आक्रामकता होगा, ठीक है, आक्रामकता। तो राइट आंसर यहाँ पे 49वें का क्या होगा? हमने पहली बार कहा जहाँ पे बाधा उत्पन्न हो जाए, जहाँ पर रुक जाए, वो क्या होगा? आपका कुंठा से संबंधित होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। और अंतिम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे कह रहा है आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, हार्मोन्स या फिर समाज? इसका आंसर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। और कल की क्लास में इसका आंसर आप लोगों के नाम के साथ रखा जाएगा, ठीक है। कल आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, कल की क्लास रात में 9 बजे नहीं चली थी, उसे सुबह में चला गया है, जो कि आप लोगों ने ज़्यादा संख्या नहीं थी, आप लोगों को पता नहीं था कि सुबह में ही चला दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना सपोर्ट किया। उससे बता दें कि उसमें आप लोगों का नाम नहीं रखा गया था, लेकिन इसमें आप लोगों के नाम रखे जाएंगे कि आप लोगों का उत्तर जितने लोगों का आएगा सही उत्तर दीजिएगा तो आप लोगों के नाम रखे जाएंगे, और भारी संख्या में आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा। आंखों के रंग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आनुवंशिकता, वातावरण, हार्मोन, समाज। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, और अब की बार सीटेट पार होना ही चाहिए। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिसको भी चाहिए ले लीजिएगा, आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगा वहाँ पे आप लोगों को PDF फाइल। तो आज की क्लास आप लोग कैसी लगी? थोड़ी लंबी थी, लेकिन बता दीजिएगा अपना सुझाव, राय, और सभी लोग अपना मत दीजिएगा। और 25वें का उत्तर आप लोग दीजिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 50वें का उत्तर क्या होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय, सुझाव और मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।